हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का ज्योग्राफी को, जिसमें आज का चैप्टर हमारा 7 और इस चैप्टर का टॉपिक है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर के आज हम आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो हम लोग इसमें पढ़े थे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा में पढ़े थे स्थल परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। तो आज इस चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है जल परिवहन, वायु परिवहन। तो जल परिवहन और उसके बाद वायु परिवहन को देखेंगे। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्या है? तो आपको पता होगा कि एक देश के विकास की गति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करने के लिए यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर निर्भर करना पड़ता है। यानी मूवमेंट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी वस्तु को पहुंचाने के लिए, ये लाने या ले जाने के लिए हमें वाहन की सुविधा पर निर्भर रहना पड़ता है, निर्भर करना पड़ता है। एक देश की विकास की गति तभी एक देश की विकास की गति, आप ऐसे समझिए इसको सरल भाषा में, एक देश की विकास की गति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर निर्भर रहना पड़ता है, निर्भर करना पड़ता है। वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना और ले जाना, अगर वस्तु और जो सेवा है उसको लाने या ले जाने पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र पर किया जाता है: स्थल मार्ग के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा और वायु मार्ग के द्वारा। तो भारत में 5 प्रकार की परिवहन व्यवस्थाएं हैं, आपको पता होगा। स्थल परिवहन हो गया, रेल परिवहन है, पाइपलाइन, जल परिवहन और वायु परिवहन। आप इस चार्ट को भी देख सकते हैं। परिवहन के जो साधन हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। तो स्थल परिवहन में सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसको देखा था। और इसके बाद विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में भी विस्तृत वृद्धि हुई है। तो स्थल परिवहन में कल हम उन लोगों ने देखा था कि भारत विश्व में सर्वाधिक सड़क जाल वाले देश में से एक है। सबसे ज़्यादा सड़क जाल से बिछा हुआ है भारत में। और यह उत्तर से अगर दक्षिण को देखें तो यह उत्तर से श्रीनगर यानी कन्याकुमारी से दक्षिण में, या इसको श्रीनगर से कन्याकुमारी रेलवे लाइन बिछा हुआ है। भारत के विश्व में सर्वाधिक सड़क जाल वाले देश में से एक है और यह सड़क लगभग 23 लाख किलोमीटर है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती जो महत्व है, जो बढ़ रहा है महत्व, उसका कारण है। कारण क्या है? कारण ये है कि रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम होता है। रेलवे लाइन में लागत जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है और सड़क को उबड़ खाबड़ और विछीर्ण भूभाग पर भी हम बना सकते हैं। इसको अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कों को निर्माण किया जा सकता है और कम व्यक्ति की जरूरत पड़ता है। इसमें कम श्रम की जरूरत पड़ता है, कम पूंजी की भी जरूरत पड़ता है। और जबकि रेल मार्ग में अधिक श्रम और अधिक पूंजी की भी जरूरत पड़ता है। तो ये कारण है। और यह भी कारण है कि इसका जो सेवा है वो घर घर तक उपलब्ध करवाता है सड़क मार्ग, तथा सामान चढ़ाने उतारने की लागत में भी अपेक्षाकृत कम हो जाता है रेलवे से या फिर और कोई वाहन के द्वारा। और सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु, समुद्री पत्तनों को जोड़ने का काम करता है सड़क परिवहन। तो श्रीनगर से देखिए लेकर के श्रीनगर से उत्तर से दक्षिण तक ये सड़क मार्ग जो गया हुआ है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। भारत में अगर हम देखें तो सड़कों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कल हम लोगों ने देखा था, कल वाले वीडियो में, पार्ट 1 वाले वीडियो में, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्ग की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। तो इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। इसका यही उद्देश्य है, समय को कम करना।
यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था राष्ट्रीय राजमार्ग को, ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिसका निर्माण रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखे थे राज्य राजमार्ग, जो राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD को यहाँ पर PWD के अधिकार क्षेत्र में आता है, PWD के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जिला मार्ग को हम लोगों ने कल देखा था। ये सड़क जिले की विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। और अन्य सड़कें जैसे सीमांत सड़कें हो गया, तो सीमांत सड़कें में भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। और यह संगठन 1960 में बनाया गया था। कल वाले वीडियो में कल हमने इसको पढ़ाया था। और इसको यह सड़क निर्माण प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद कच्ची सड़क और पक्की सड़क भी कल हम लोगों ने देखा था। जो कच्ची सड़क जो बरसात के मौसम में उसको यूज नहीं किया जा सकता है, और पक्की सड़कें वो है जिसको हम सालों भर इसको यूज कर सकते हैं पक्की सड़कें को। तो क्योंकि पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट और तालकोर से बना होता है, और 12मासी सड़कें के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि 12 मास इसको यूज किया जाता है। तो आज का टॉपिक है हमारा जल परिवहन। तो आइए देखते हैं जल परिवहन को। तो भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते आ रहे हैं और उनके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भी संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। भारत के लोग ने प्राचीन काल से ही समुद्री यात्रा भी करते रहे हैं, और इसके नाविक ने दूर तथा पास के क्षेत्र में भी, चाहे वह दूर का क्षेत्र हो या फिर पास का क्षेत्र हो, तो दूर और पास दोनों क्षेत्र में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। और जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है। सबसे सस्ता सारे परिवहन, जितने भी परिवहन हैं, सभी परिवहन में सबसे सस्ता जल परिवहन होता है। यह भारी और स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल भी है। ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है पर्यावरण अनुकूल है। कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं करता है हमारा जल परिवहन। भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर, 14,500 किलोमीटर लंबा है, और इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। जो मशीन से बना हुआ नौका, उसको उस प्रकार के नौका से मात्र 14,500 किलोमीटर लंबा जो नौका संचालन है, उसमें से मात्र 5,685 किलोमीटर ही जो वैसा नौका से यात्रा किया जाता है, वैसा नौका से दूरी तय किया जाता है जिसमें मशीन लगा हुआ है। तो निम्न जल मार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। कौन कौन सा है? वो जो राष्ट्रीय जल मार्ग को घोषित किया गया है उसमें है हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग, जो 1620 किलोमीटर लंबा है। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य जो है, हल्दिया और इलाहाबाद के बीच का जो जलमार्ग है, गंगा जलमार्ग, वह 1620 किलोमीटर लंबा है। नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 इसका नाम है। और दूसरा है सदिया व धुबरी के बीच 991 किलोमीटर लंबा है, ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। ब्रह्मपुत्र नदी में यह जलमार्ग है। नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 है यह। और केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चंपकारा नहरें है, 205 किलोमीटर लंबा है ये। नौगम्य जलमार्ग संख्या 3। और चौथा है काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार है। इसमें 10,078 किलोमीटर लंबाई है। इसको राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है। इसके बाद मतई नदी महानदी के डेल्टा चैनल
ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार है, जिसका लंबाई है 588 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 5। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी है जिस पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी, जुआरी और कंबर जुआ, सुंदरवन, बराक, केरल तथा पसजल। इन सबके अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। विदेशी व्यापार भी जलमार्ग के द्वारा किया जाता है, भारतीय पत्तन के द्वारा। और इसमें देश का 95% व्यापार, देश का कुल व्यापार का 95% व्यापार, मुद्रा रूप में 68% इसको हम कहेंगे। तो 95% व्यापार समुद्रों द्वारा ही होता है। विदेशी व्यापार 95%, देश का 95% जल मार्ग के द्वारा ही किया जाता है। प्रमुख समुद्री पतन में भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पतन है। और ये प्रमुख पतन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। देश का 95%। भारत की लंबाई, जलमार्ग की लंबाई 7516.6, जो जलमार्ग है समुद्री पतन, तो 7516.6 किलोमीटर लंबी है। समुद्री तटरेखा के साथ 12 प्रमुख है लाइन और 200 मध्यम और छोटे पतन है। तो ये प्रमुख पतन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अगर हम देखें तो कच्छ में कांडला पहले पतन के रूप में विकसित किया गया, कांडला को कच्छ में। और ऐसा देश विभाजन से कराची पतन जो पाकिस्तान में शामिल हो गया, कराची तो पाकिस्तान में चला गया, तो पाकिस्तान में शामिल हो गया था, उसकी कमी को पूरा करने तथा मुंबई पतन से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। कांडला, जिसे दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है, कांडला को दीनदयाल पतन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कांडला को किस पतन के नाम से जाना जाता है, तो दीनदयाल पतन के नाम से जाना जाता है। और यह एक ज्वारीय पतन है। कैसा पतन है कांडला? एक ज्वारीय पतन है। दीनदयाल पतन के नाम से जाना जाता है कांडला को, और ज्वारीय पतन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा खदानों के आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई बृहत्तम पतन है जिसके प्राकृतिक खुले, विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पतन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमागाओ पतन देश का महत्वपूर्ण पतन है। मारमागाओ पतन देश का महत्वपूर्ण पतन है। क्या नाम है? मारमागाओ पतन। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा यानी 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। मारमागाओ पतन से लौह अयस्क को निर्यात किया जाता है। देश का कुल निर्यात का आधा यानी 50%। कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलौर पतन केंद्रमुख खानों से निकले लौह अयस्क, हमने पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था केंद्रमुख खान, तो केंद्रमुख खान से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है न्यू मंगलौर पतन। और सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पतन है। यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तुत्तीकोरन पतन है और यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है। तुत्तीकोरन पतन कहाँ है? तमिलनाडु में है, दक्षिणी पूर्वी छोर पर। और यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पतन हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान आता है। चेन्नई पतन का मुंबई के बाद दूसरे स्थान पे
यह आता है विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पतन है। यह प्रारंभ में यह पतन लौह अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था। उड़ीसा में स्थित पारादीप पतन कहाँ है? उड़ीसा में है। तो पारादीप पतन जो उड़ीसा में स्थित है लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदीय पतन है। यह पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन के बृहद व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पतन होने के कारण तथा हुगली के तटछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है, क्योंकि तटछट से वहां पर जमाव बढ़ जाता है बालू का, और बालू के साथ जो कण आते हैं, छोटे छोटे महीन कण और छोटे छोटे पत्थर, तो वहाँ पे जम जाते हैं। तो इसको नियमित रूप से साफ करना पड़ता है, क्योंकि इसमें रुकावट जमने के कारण यहाँ पर रुकावट हो जाता है। तो कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया है। हल्दिया में तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वायु परिवहन। तो वायु परिवहन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल परिवहन में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जल परिवहन का सबसे सस्ता परिवहन होता है, सबसे सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूल का वस्तुओं को ढोने के अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और भारत में स्थलीय नौका संचालन, अंतःस्थलीय नौका संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। और यहाँ जलमार्ग को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। कौन कौन सा है? हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग को, इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। सदिया और धुबरी के बीच का जो 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग जो है, उसको भी राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोलमान तक उद्योग मंडल तथा चक्कापारा नहरें 200 किलोमीटर है जिसकी लंबाई, तो इसको भी राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्टेज के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का भी विशेष विस्तार, जिसका लंबाई 1,778 किलोमीटर है, और इसको भी राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। उसके अलावा मताई नदी महानदी के डेल्टा चैनल है, जिसको भी राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर है ये मताई नदी महानदी डेल्टा, और इसकी लंबाई है 588 किलोमीटर। और भारत का विदेशी व्यापार भारतीय तटों पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। आपको पता ही है, देश का 95% व्यापार समुद्रों के द्वारा ही किया जाता है। और इसके अलावा प्रमुख समुद्री पतन में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 181 छोटे छोटे मध्यम और छोटा छोटा पतन है। इसके अलावा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारत की समुद्री पतन, तो भारत की समुद्री पतन में पश्चिमी तट पर स्थित जो समुद्री पतन है उसमें से कांडला पतन हो गया, मुंबई पतन, जवाहरलाल नेहरू पतन, मारागांव पतन, न्यू मैंगलोर पतन, ये पश्चिमी तट पर स्थित है। और इसके अलावा पूर्वी तट पर जो स्थित है वो हो गया तूतीकोरिन पतन, चेन्नई पतन हो गया, विशाखापट्टनम, पारादीपीय पतन, कोलकाता पतन, हल्दिया पतन। और इसके अलावा हम लोगों ने ये जल परिवहन को अभी हम लोग देख रहे थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वायु परिवहन को। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।